चलो, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? और तो बहुत अच्छे होंगे। एक बार हम फिर थर्ड क्लास फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने प्रकाश का एक फॉर्मूला निकाला था। प्रकाश के वेग का जो फॉर्मूला था वो c बराबर 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था। और अगर आप स्क्वायर को रूट को हटा देंगे तो स्क्वायर के अंदर आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर जो म्यू नॉट होता है स्टूडेंट, वो आप जानते हो, म्यू नॉट जो होता है वह निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबक शीलता। ओके, और म्यू नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, जो आप चैप्टर नंबर 1 और चुंबक वाले चैप्टर में इस बात को जान चुके हो, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है। ठीक है, चलो उसके बाद अपन एक फॉर्मूला और बनाएंगे। ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट होता है ये केवल निर्वात के लिए है। अगर मान लो अपन निर्वात की जगह कोई दूसरा माध्यम ले लें तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो विद्युतशीलता जो चुंबकशीलता है वो माध्यम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो अगर अपन बात करें कि किसी माध्यम की, अगर अपन प्रकाश के वेग का फॉर्मूला लिखे स्टूडेंट, माध्यम के लिए सी का सूत्र, प्रकाश के वेग का सूत्र कितना होगा? तो जो आप चुंबकशीलता विद्युतशीलता काम में ले रहे हो निर्वात की, उसकी जगह आ जाएगा माध्यम की चुंबकशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर म्यू का मतलब क्या रहेगा? ये रहेगा माध्यम की चुंबकशीलता और उसके बाद एप्सिलॉन एम का मतलब रहेगा माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। तो अब कहीं ना कहीं प्रकाश का जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम चेंज हुआ तो देखो फॉर्मूला भी चेंज होगा, ये बात तो अपन पहले जानते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये माध्यम के लिए, निर्वात माध्यम के लिए था। कि अगर माध्यम निर्वात है, यहाँ पर जो विद्युतशीलता है, चुंबकशीलता आएगी सर, वह निर्वात के अकॉर्डिंग आई। अगर आपने माध्यम चेंज किया तो विद्युतशीलता और चुंबकशीलता का मान भी माध्यम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लो सर अपन से एक फॉर्मूला और पूछ सकता है, 2 फॉर्मूले आ चुके हैं। कि अगर हमसे अपन से पूछेगा आपका जो अपवर्तनांक n होता है उसका फॉर्मूला, और एक म्यू आर होता है, म्यू आर और एप्सिलॉन आर, इनके मध्य संबंध, एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है स्टूडेंट। ओके, अपवर्तनांक आप जानते हो, देखो मैंने आपको ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि आपका जो अपवर्तनांक n होता है और प्रकाश के वेग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस n का मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर अपवर्तनांक, और n मतलब वेग, जिस माध्यम में आप बात करो उसका वेग रहेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि आपका जो अपवर्तनांक होता है स्टूडेंट n, वह c/v के बराबर होता है। ठीक है, और c का मान अपन जानते भी, हमने c, देखो यहाँ से आप c का मान रख सकते हो। c का मान कितना होता है, यहाँ से रखो 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और बटे में v का मान ये रहा सर माध्यम के लिए, म्यू m एप्सिलॉन m। बाटी के नीचे बटा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? उल्टा। तो आपका म्यू m और एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, इस पे रूट, तो दोनों का रूट एक साथ लगा दो, और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये साथ हो जाएगा। आप एक बार पता है इसको रहेगा क्या का, आपका जो म्यू m होता है और म्यू नॉट मतलब माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है वो आपको पता है म्यू आर के बराबर होती है। म्यू आर का मतलब होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या होता है इसका मतलब? मैं लिख भी दूं, आपेक्षिक चुंबकशीलता, जो आप चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला और भी था सर, एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन r के बराबर होता है। इसका मतलब होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो अपने काम का सकते हैं सर, यहाँ क्या आ रहा है म्यू m बटा म्यू नॉट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर? इसको अपन म्यू r लिख सकते हैं। उसके बाद इसको अपन क्या ले सकते हैं? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन m को, इसको अपन लिखने एप्सिलॉन r। ठीक है, तो ये आपका अपवर्तनांक और इनके मध्य क्या संबंध आ गया सर? म्यू r और एप्सिलॉन r। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी होता है कि अगर आपसे कोई पूछे अपवर्तनांक
माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता और माध्यम की अपेक्षित चुंबकशीलता के मध्य क्या संबंध होता है। तो आप इस संबंध को लिख सकते हो n बराबर म्यू आर और एप्सिलॉन आर, इसके बराबर होता है सब। कि आपको एक बात पता होगा कि निर्वात के लिए म्यू आर का मान 1 होता है, एप्सिलॉन आर का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि निर्वात के लिए n का मान कितना होगा, अपवर्तनांक का मान कितना होगा, ठीक है, अपन एक बात लिख सकते हैं सर, यहाँ में लिखा दो इस बात को अलग से। सर जो फॉर्मूला होता है अपना अपवर्तनांक का, वो फॉर्मूला होता है न्यू आर एप्सिलॉन आर। ओके, निर्वात के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें आप मान रखोगे म्यू आर का मान कितना, 1, एप्सिलॉन आर का मान भी कितना, 1, और जब आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 का वर्ग में कितना होता है, 1 आ जाएगा मतलब। ओके, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं फॉर्मूले क्या है, कुछ फॉर्मूले हो सर इनसे संबंधित न्यूमेरिकल आ जाए सर, हो सकता है। ओके, इस तरह से 2 नंबर में आएगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर 2 ही नंबर का है इसके। ठीक है, तो चलो सी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट हमने पहले जान लिया था नेक्स्ट वाले लेक्चर में। उसके बाद अगर आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो स्क्वायर में लग दो, सी स्क्वायर बराबर म्यू0 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर अपन ने कहा कि माध्यम के लिए जो सी का सूत्र होता है ना वो चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये केवल निर्वात के लिए था, क्योंकि आप यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता काम में ले रहे थे, निर्वात की चुंबकशीलता काम में ले रहे थे। लेकिन अगर माध्यम चेंज हुआ तो माध्यम पर सर प्रकाश का वेग निर्भर करता है, माध्यम चेंज होगा तो वेग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबक की तरह। ठीक है, और अपन को अच्छे से आता है कि विद्युत चुंबक की तरंग माध्यम पर निर्भर नहीं करती, इनका जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो माध्यम के हिसाब से वेग चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपने माध्यम चेंज किया तो जो पहले म्यू नोट था उसी जगह आ गया म्यू एम, क्योंकि ये है निर्वात की चुंबकशीलता, यहाँ आ गया माध्यम की चुंबकशीलता। ठीक है, फिर आगे चलो, यहाँ था म्यू एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट का मतलब था निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, जबकि यहाँ आ गया एप्सिलॉन एम मतलब माध्यम की विद्युतशीलता। ये जो फॉर्मूला बना प्रकाश के वेग के लिए, ये फॉर्मूला बना माध्यम की। ठीक है, फिर आगे चलो अपन से एक फॉर्मूला और पूछ सकता है कि जो आपका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक देखो देख के क्या होता है, व्युत्क्रमणानुपाती होता है। और किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है या अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, वेग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, एन समानुपाती 1/v होता है। ठीक है, तो चलो, तो अपवर्तनांक का जो यहाँ से समानुपाती होता है तो एक नियतांक आता है सी, ये जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है एक तरह से। ठीक है, या आप ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक एन बराबर होता है c/v। ओके, सी का मान अपन ने यहाँ से फॉर्मूला लिख दिया सी का। ओके, उसके बाद वी का मान ये रहा सर, वी के फॉर्मूला ये रहा सर, इसको आप सी लिखो या वी लिखो एक ही बात है। ठीक है, देखो यहाँ हो सकता है मैंने सी दोनों सी में काम ले लिया हो, यहाँ पर इसको अपन लिखेंगे क्या, वी, इसलिए लिखेंगे वी के लिए, क्योंकि माध्यम के लिए ऐसा। ठीक है, वो केवल किसके लिए था, ये निर्वात के लिए था, इसलिए मैंने सी लिखा, क्योंकि निर्वात के लिए सी होता है, 3 यूनिट से आता है। ये जो आप सी का मान पढ़ते हैं स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला, ये जो सी होता है आपका 3 यूनिट से 8, ये निर्वात के लिए होता है मान प्रकाश का। ठीक है, और अगर माध्यम चेंज हो गया तो सी की जगह आप ऐसा करो, वी लिख दो सर, क्या लिख दो, वी लिख दो, इसकी जगह वी लिख दो स्टूडेंट। ओके, चलो, तो एन बराबर c/v, अपन ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से सी का मान रख दिया ऊपर से और यहाँ से वी का मान रख दिया, दोनों ही मान रखकर जब आपने सोल्व किया तो ये फॉर्मूला बना म्यू आर और एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये बात कंप्लीट होनी चाहिए आपको। म्यू एम बटा एप्सिलॉन नोट, म्यू नोट किसके बराबर होता है, म्यू एम बटा म्यू नोट किसके बराबर, एप्सिलॉन आर के, या म्यू आर के सॉरी, जिसका नाम होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। फिर आगे चलो, एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन आर की, जिसका नाम होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, के बाद एक इंपॉर्टेंट बात अपन और जानेंगे सर, इसको मैं हटा रहा हूँ सर। और देखो, जो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं ना, याद रखना स्टूडेंट, ये प्रकाश से होता है, प्रकाश ये होता है एक तरह का, ये ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो याद रखना, विद्युत चुम्बकीय तरंग, आपको एक बात पता है, इसमें विद्युत क्षेत्र भी बन रहा है और साथ के साथ क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है। तो याद रखना, विद्युत क्षेत्र के पास ऊर्जा होती है, चुंबकीय क्षेत्र के पास भी क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो अपन ने पढ़ रखा है पहले। ठीक, तो हमें एक बात पता है सर का, विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है ना सर, वो अपने साथ ऊर्जा को लेके चलती है, इसमें एनर्जी होती है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के पास भी एनर्जी है, प्रकाश के पास में क्या है, एनर्जी होती है सब। चलो सर, तो अपन एक बात जानेंगे सर, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वह कहीं ना कहीं एनर्जी को अपने साथ लेके चलती है, जिसमें एनर्जी होती है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि सर विद्युत चुम्बकीय तरंग में अपन ने पढ़ रखा है 2 क्षेत्र बनते हैं, एक तो बनता है विद्युत क्षेत्र और एक बनता है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे। ठीक है, ये तो है आपका विद्युत क्षेत्र और इधर बनेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, लंबवत होते हैं कहीं ना।
ठीक है, ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है पहले। ये विद्युत क्षेत्र बना दो आप, चुंबकीय क्षेत्र। ये तरंग संचरण की दिशा है सी। ओके, यहाँ बन रहा है आपका ई वेक्टर, यहाँ बन रहा है बी वेक्टर। ठीक है, चलो, तो दो क्षेत्र बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय तरंग अपने साथ एनर्जी को लेके चल रही है, और जो जो एनर्जी स्टूडेंट वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होती है। विद्युत क्षेत्र के पास भी एनर्जी होती है और साथ के साथ चुंबकीय क्षेत्र के पास भी क्या होती है, एनर्जी होती है, और दोनों की एनर्जी एक साथ चल रही है, जिससे बन रही है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो एक स्टार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है अपने साथ एनर्जी को लेकर चलती है, और इनकी जो एनर्जी होती है वी एवरेज, या यू एवरेज इसको बोल दो, वो याद रखना स्टूडेंट। विद्युत क्षेत्र में एनर्जी ई, या इसको यू ही लिख दो सर, ऐसा करो यू ई, प्लस चुंबकीय क्षेत्र में एनर्जी, इन दोनों के के बराबर होती है। ठीक है, और आपको मैं एक बात बता दूं स्टूडेंट, आपने समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र जैसे मान लो आपकी समांतर प्लेट संधारित्र है, तो प्लस होता है, ये पीछे का है जो मैंने आपको पढ़ा दिया था, और एक प्लेट यहाँ भी है सर, इस जगह पे भी सेम है, से इस पर माइनस है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में, जिसको आपने ऊर्जा घनत्व बोला था, क्या बोला था, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो इस ऊर्जा घनत्व का जो मान आया था, क्या उसका नाम था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था यहाँ पर। फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में भी जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है सर, बस इसकी जगह आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ जाएगा, नीचे आएगा वो, इसकी जगह आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर सर, क्या जाएगा, बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा इसके लिए। तो ये तो है आपके चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, या ऊर्जा बोल दो, एकांक आयतन ऊर्जा होती है एक तरह से, और ये होता है आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व तो नीचे वाला, और विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व ऊपर वाला। ठीक है, तो अपन एक बात रखेंगे कि चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, तो वो जो ऊर्जा घनत्व यूं ही होता है स्टूडेंट, होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होगा ई स्क्वायर आर एम एस। अब ये ई स्क्वायर आर एम एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको भी बताता हूँ। ओके, थोड़ी देर रुको आप, उसके बाद अपन लिख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, जिसको आप यू भी बोल दो, ये होगा 1/2 म्यू नॉट, और इसकी जगह आ जाएगा बी स्क्वायर आर एम एस। विद्युत क्षेत्र में ए आता है, चुंबकीय क्षेत्र में बी चलता है। जब ये दोनों ही माना क्या रखोगे, एक फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट यहाँ से, यू एवरेज का औसत ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस, प्लस 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, ये बात हो गई, अपने साथ एनर्जी को लेकर चलती है, तो इतनी ऊर्जा होती है एवरेज ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, अपने साथ एनर्जी को लेकर चलती है। एनर्जी दो क्षेत्र के कारण होती है, एक तो होती है विद्युत क्षेत्र के कारण, एक होती है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और कितनी एनर्जी होती है मैंने फॉर्मूला भी बता दिया कि विद्युत क्षेत्र में एनर्जी ये होती है, चुंबकीय क्षेत्र में एनर्जी ये होती है। इसको मैंने यू लिखा, इसको मैंने यू भी लिखा। अब ये ए स्क्वायर आर एम एस क्या होता है, देखो ये अपने प्रत्यावर्ती धारा अपन ने पढ़ रखा होगा, इसमें भी आपको बता दूं थोड़ा सा, अपन ने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रखा है सर, चैप्टर नंबर 7 की बात है, प्रत्यावर्ती धारा। ओके, चलो अपन ने वहां पढ़ा था कि सर एक आवर्त काल के लिए, एक पूरी चक्कर के लिए आपकी जो अल्टरनेटिव करंट चलती है वैसे चलती है। ठीक है, तो एक आवर्त काल के लिए अपन ने इसका एक फॉर्मूला निकाला था सर, जिसके लिए एक आवर्त काल के लिए दो मान निकाले थे यहाँ पर। ओके, तो एक आवर्त काल के लिए अपन ने तो आई आर एम एस मान निकाला था, जिसका मान मतलब होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। आर का मतलब स्टूडेंट यहाँ रूट, माध्य मतलब मीन्स, एस मतलब स्क्वायर, रूट मीन्स स्क्वायर मतलब वर्ग माध्य मूल मान एक चक्कर के लिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया था, इसका फॉर्मूला था आई नोट बटे √2। ये जो आई नोट होता है ये धारा का शिखर मान होता है, अधिकतम मान, नीचे भी होता है माइनस में आएगा सर। ये तो हो गई धारा की बात। फिर सेम हमने लिखा कि सेम फॉर्मूला बन जाएगा सर वी आर एम एस के लिए, वोल्टता के लिए, यहाँ जाएगा वी नॉट बटे √2। ठीक है, और अगर मान लो यही फॉर्मूला अगर अपने विद्युत क्षेत्र के लिए बनाना है, तो आप यहाँ लिखोगे ई आर एम एस बराबर होगा आई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट बटे, या ई नॉट लिख दो, इसको ऐसा करो ई नॉट बटे 2। ठीक है,
और अगर मान लो सर बी आर एम एस के लिए लिखना है मुझे फॉर्मूला, तो बी आर एम एस के लिए हो जाएगा बी नॉट बटे 2 सर। वही ठीक है। चलो सर, तो ये रहेगा प्रत्यावर्ती धारा के लिए दार्शनिक मान का जो IRMS मान होता है, VRMS मान होता है, वह ये होता है। और ये मान आप विद्युत क्षेत्र के भी सकते हो, ये मान आप चुंबकीय क्षेत्र के भी सकते हो। इसलिए यहाँ पर मैंने IRMS और VRMS मान काम मिले। कहीं ना कहीं ये वर्ग माध्य मूल मान के लिए विद्युत क्षेत्र काम आ रहा है। ठीक है, चलो सर, तो ये फॉर्मूला यहाँ से बना है। ये फॉर्मूले चैप्टर नंबर 7 के हैं, प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर नंबर 7 है ये। वहां से अपन ने इसको काम में लिया है फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें सर। ओके, तो कितनी ऊर्जा होती है कितनी नहीं होती मैंने आपको बता दी है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास कितनी एनर्जी होती है, जब ये अपने साथ एनर्जी को लेकर चल रही है तो कितनी ऊर्जा को लेकर चल रही है। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा मैंने लिख दी, चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा होती है और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, IRMS मान क्या होता है, एक आवर्त काल के लिए वर्ग माध्य मूल मान होता है। ये धारा के लिए भी होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है, और साथ के साथ VRMS मान के लिए भी होता है, गोलपा के लिए भी होता है सर। ठीक है, फिर आगे चलते अपन एक स्टार अपन और जानेंगे सर। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से।